हेलो, वेलकम। ISYS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रविंद्र मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग किसी टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि सभी टॉपिक के जो सबसे मूलभूत टॉपिक हैं हम लोग उस पर बात कर रहे हैं कि सिविल सर्विस में अगर अंतिम तौर पर सफलता अर्जित करनी है, आपको क्रैक करना है, तो चूरन बेचने वालों और चूरन खाने वालों से वो होता नहीं है, जो बड़ा सिंपल सा है। बाकी आप पर है, आपको अगर पास करना है तो क्या करना है, हम बस एक छोटी सी उस पर बात करेंगे। आपको पसंद आए तो उस पर फॉलो करेंगे उस चीज को, और आप देखेंगे कि आपके अपने परफॉर्मेंस में कितने ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, वह कितना आगे जा रहा है, यह बात खुद आपको पता चल जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक बात ये समझ लें कि हम जिस ISPCS परीक्षा की बात कर रहे हैं वो 3 चरण में होता है। मैं ज्यादा उस पर जाऊंगा नहीं, ये सभी आप लोगों को पता है। एक प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य या ऐसे कहें प्रधान परीक्षा। इस प्रधान परीक्षा में जो लिखित वाला हिस्सा होता है, और एक साक्षात्कार वाला। जो प्रारंभिक परीक्षा, जिसे आमतौर पर हम लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट या PT कहते हैं, यह प्रारंभिक परीक्षा, इस परीक्षा में आपके चयन के लिए कहीं से जिम्मेदार नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा यह प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, यह छांटने की प्रक्रिया है। छांटने की प्रक्रिया यानी यह परीक्षा इसलिए नहीं लिया जाता है, इसलिए नहीं ली जाती है कि इसके जरिए लोगों को सिविल सर्विसेज में या PCS में सेलेक्ट किया जाएगा। यह परीक्षा इसलिए ली जाती है कि इस परीक्षा के जरिए लोगों को आने से रोका जाएगा। किन लोगों को आने से रोका जाएगा? वैसे लोग जो नॉन सीरियस हैं, जो गंभीर नहीं हैं। जो नॉन सीरियस हैं, जो गंभीर नहीं है, यानी अगंभीर टाइप के लोगों को छांटने की प्रक्रिया है। वह इसलिए लेते हैं कि वे लोग जो परीक्षा को ऐसे ही मौज मस्ती के तौर पर लेते हैं, वह परीक्षा में इसी चरण में बाहर हो जाए, तो यह नॉन सीरियस लोगों को बाहर कर दिया जाता है। तो अधिकांश नॉन सीरियस जब तक UPSC या राज्य लोक सेवा आयोग के सीरियसनेस वाले सर्टिफिकेट तक आप नहीं पहुंचते हैं, उन्हें लगता है कि ये नॉन सीरियस है। एक आज की तारीख में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में 42-43 क्वेश्चन अगर आप सही नहीं कर पाते तो एकदम से आप नॉन सीरियस हैं, यह अलग से कहने की जरूरत नहीं है। और जब आपको एहसास होता है कि हाँ मैं नॉन सीरियस ठहराया गया, तो अगली बार आप अपना सीरियसनेस दिखाते हैं और फिर क्रैक करते हैं। तो वह छांटने की प्रक्रिया है, और इसका बस केवल इतना ही मतलब है कि यह एक दरवाजा है। इस दरवाजे को हम जरा सा आगे जाते हैं। इस दरवाजे को हम ऐसे देखें कि यह कोई भी IS या PCS की परीक्षा, UPSC की या स्टेट PCS की, मैं IS लिख दे रहा हूं एक सामान्य तरीके से बोले जाने वाली शब्दावली में। तो यह जो है, यह समझ लीजिए कि यह एक घर है और यहां एक दरवाजा है। तो PT क्या है? यह जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है, वह इतना ही है कि आप इसे नॉक करते हैं, ठक ठक, सर या मैम मे आई कम इन, महोदय महोदया क्या मैं अंदर आ सकता हूं? और उसे लगता है कि आप गंभीर हैं, तो वह कहता है कि आप अंदर आ जाइए, अगंभीर हैं तो बाहर चले जाइए। यह इतनी ही इसकी भूमिका है वहां तक। यानी यह दरवाजा नॉक करें और उन्हें आप पसंद आए अपनी गंभीरता के चलते। और वह गंभीरता कहां पता चलती है? जब आप MCQ में जहां 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहां आप उतने कम से कम सही कर पाते हैं नेगेटिव आदि मार्क्स को हटाकर, जितने से यह पता चले कि आप गंभीर हैं। आपने किसी काम का जिम्मा लिया हो और वह काम मान लीजिए कि आपको 3 दिनों में पूरे करने हैं, तो कोई इंसान आपसे क्या उम्मीद लगाएगा कि एक दिन में 1/3 काम हो जाए। लेकिन आपने अगर चौथाई भर भी किए होंगे तो लगेगा कि ये गंभीर है, कल को यह 40% कर देगा। या दूसरे दिन तक भी आपने अगर
52%, 55% किए तो लगता है तीसरे दिन और जोर लगाकर कर देगा। लेकिन यदि आपको काम दिया गया और तीसरे दिन पता चले कि आपने काम की शुरुआत ही नहीं की, या आप धीरे धीरे कुछ कर रहे हैं, 2% किया, तो बहुत स्पष्ट है कि आप गंभीर नहीं है। तो वैसे अगंभीर लोगों को एलिमिनेट करने की प्रक्रिया है पीटी। और यह एमसीक्यू है ऐसा कि आप अगर चीजों को पढ़ लेते हैं तो आपको दिए गए 4 ऑप्शन होते हैं, आप अगर थोड़े सीरियसली पढ़ लेंगे तो बहुत आसान है कि 4 में से सही ऑप्शन तक आपकी नजर चली जाए, या फिर गलत ऑप्शन आप निकाल सकें और अंततः आप उतने सही कर सकें जितने की जरूरत है। इसलिए यह इतना ही इसका महत्व है। तो महत्व किसका है? यह तो एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन दिए हैं और गोले काले करने हैं आपको। तो अब आप चाहे यूपीएससी के सिलेबस की तरफ से देखना चाहें या और पीसीएस के भी, ठीक, तो आप देखते हैं कि अब उसके बाद शुरू होती है लिखित परीक्षा। और यहां पास करने के बाद लिखित परीक्षा मतलब किस चीज की? लिखने की। आप यूपीएससी के सामान्य अध्ययन के सिलेबस को ऊपर में ही देखेंगे, सिलेबस में ऊपर में ही लिखा हुआ है कि हम आपकी जानकारी की अपेक्षा आपके कम्युनिकेशन स्किल की परीक्षा ले रहे हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल की वो परीक्षा है, और कम्युनिकेट कैसे करना है? लिखकर करना है। यह बात ध्यान रख लीजिएगा कि बहुत सारे लोग बहुत लंबी लंबी बातें हाँक देते हैं। आप उनको कलम दे दें हाथ में और कहें कि भाई साहब आपने जो चीजें कही उनको व्यवस्थित तरीके से आप लिख दीजिए, उनके कलम की स्याही सूख जाएगी। धीर गंभीर मुद्रा में अच्छी अच्छी बातें कर लें या मस्खरी कर लें, आपको हंसा दें या आपको गंभीर कर दें, आपको तीसरी दुनिया की सैर करा दें, लेकिन यह बात तय है कि वो आपको लिखना नहीं सिखा पाते। और बल्कि उनमें से अधिकांश लोगों के आप उन्हें भी कहेंगे कि भाई ये कलम दिया आपको, और आप इस बहुत सारे लोगों को बोलने में आप देखेंगे वो प्रचंड होंगे, आप उनको कलम देकर कह दीजिए कि वो सही से लिख दें वही बातें व्यवस्थित तरीके से, और 10 में से 9 लोग बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, यह भी गारंटी है। लिखना आज भी अपने आप में चुनौती है। और आप गौर करेंगे कि सभी परीक्षाओं में आप जब यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उपस्थित होते हैं तो आपको 1000 मार्क्स के जीएस, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं जहां के मार्क्स जुटते हैं, यहां से प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन शुरू होता है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन प्रारंभिक परीक्षा में हो गया, अब प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कहां से शुरू होता है? इस लिखित परीक्षा से। और लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार इंटरव्यू को जोड़कर आपके टोटल मार्क्स जिसके जितने ज्यादा आते हैं अकॉर्डिंगली वह उस तरह से पास करता है। वो क्राइटेरिया, रिजर्वेशन आदि सब चीजें देखकर वो उस तरह से पास करता है। तो 1000 मार्क्स के आप जनरल स्टडीज लिखते हैं, 500 मार्क्स के आप ऑप्शनल पेपर लिखते हैं, और 250 मार्क्स के आप ऐसे लिखते हैं। अब मोटे तौर पर आप देखेंगे कि ये 1750 मार्क्स आपके लिखने के लिए हैं और 275 मार्क्स आपको साक्षात्कार में दिए जाते हैं। अब यह समझें कि इसे अगर मैं एक चूहे की तरह बनाऊं तो यह चूहे का मुंह है, यह प्री है जो केवल जाकर ऐसे ऐसे करके नॉक कर रहा है कि सर किसी तरह से आ जाते हैं, केवल हम इतना सीरियस हैं। लेकिन यह जो बॉडी है यह 1750 है, और उस 1750 की अपेक्षा या 275 अगर लगेगा तो वह थोड़ा सा मोटा सा पूंछ है। और साक्षात्कार क्या है? लोग उसका भी हवा बनाते हैं। बहुत सारे लोग साक्षात्कार लेने और उसकी तरकीब को लेकर प्रसिद्ध होने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं है उस सेंस में। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने 5 साल 4 साल पहले सफलता अर्जित की है, जो खुद उस साक्षात्कार के लिए उतने ही कांपते हुए से नजर आते हैं, साक्षात्कार के एक्सपर्ट बन रहे होते हैं। हम वो नहीं कह रहे, कहने करते कि साक्षात्कार को भयावह बनाया जा रहा है। साक्षात्कार कुछ नहीं है। 5 लोग, आप अगर यह समझ लें कि वहां 5 लोग बैठे हुए हैं, जो 5 लोग अपनी जिज्ञासा हमसे शांत करेंगे। आप यह मानकर चले कि इन्हें चीजें नहीं आती, ऐसे समझें, यानी इन्हें जिज्ञासा है इनकी, वो हमसे पूछकर शांत करना चाहते, और हम कुछ कहते हैं उनका, उनके दिमाग में उसके लिए काउंटर क्वेश्चन आता है। वो एक सामान्य गांव का किसान भी आपसे पूछ सकता है, आप कुछ बताएं और वो कह सकता है कि मुझे यह बात ऐसे ठीक नहीं लग रही है, यह होगा तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? तो फिर आप बताएंगे कि नहीं ऐसा ऐसे नहीं हो जाएगा, या
आपको किसान गलत साबित कर सकता है, भले ही वह अपनी जिज्ञासा ही आपसे शांत कर रहा हो। लेकिन यहां हमारे कहने का अर्थ है कि यह जो देह है इसकी, यह लिखित परीक्षा है। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन बोलने की नहीं, लिखने की, कम्युनिकेट करने की, आपका अंदाजे बयां जो लिखने में है उसकी परीक्षा है, और वही सबसे बड़ी परीक्षा है। तो आप सिविल सर्विस तभी पास कर सकते हैं, पीसीएस तभी पास कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में 1600 मार्क्स हैं लिखने, और एक 1500 लिखने और 100 के साक्षात्कार, 1600 में 100 मार्क्स वो साक्षात्कार के हैं। आप बिहार जाते हैं, जनरल स्टडीज के 600, 300 मार्क्स के ऐसे हैं सभी लिखने के, और फिर 120 मार्क्स का वह साक्षात्कार। कहने का अर्थ केवल यह है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अब अगर आपने बहुत बेहतर लिख दिया, आपने रिटर्न में इतने मार्क्स ले आए, आप अगर वह 50% के आसपास रिटर्न में आप ले आए, तो साक्षात्कार में ऊपर नीचे होने पर भी आपके सिलेक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद केवल यह सोचना होगा कि आपकी रैंक कैसे ऊंची जाती है। इसलिए सबसे मूल बुनियादी बात सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास करने के लिए वह लिखने का कौशल है, और लिखने का कौशल आप कैसे डेवलप करेंगे यह जानना जरूरी है। तो लिखने के कौशल आप कैसे डेवलप करेंगे, इस पर भी हम लोग विस्तृत बात करेंगे। आज बस इतना ही समझें कि आपको 2-3 बातें करनी हैं। एक तो यह कि चीजों को जब आप पढ़ें तो उसकी कुछ बेसिक बातें समझें। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी टॉपिक को, तो उसकी कुछ बुनियादी बातें, कुछ बेसिक्स होंगे उसके, उसको नोट कर लें, उसको बिल्कुल नोट कर लें। जैसे आप मान लीजिए इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और आपसे पूछा जाता है भाई वो इतनी कोशिश करता है तो भी महंगाई क्यों बढ़ जाती है, तो आपके दिमाग में ये बेसिक होने चाहिए कि रिजर्व बैंक की पहुंच कहां तक है। वह मॉनेटरी पॉलिसी तक ही अपनी अकल लगा सकता है। वह बाजार में अगर चावल, दाल, सेब, अमरूद, फल, आम घट या बढ़ जाए तो वह कुछ नहीं कर सकता। एक सामान्य चीज डिमांड सप्लाई होती है, उस पर वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वह बैंकों के जरिए ब्याज को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन गांवों शहरों में जो सूदखोर महाजन ऊंचे ब्याज पर मुहैया करवाते हैं धन, वह उस पर डंडा नहीं चला सकता। मेरे कहने का अर्थ है केवल कुछ बेसिक बातें, उसका आपको प्रयोग करने। तो कुछ पहले जब आप पढ़ें तो हर टॉपिक में कुछ बेसिक क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए। आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक बेसिक क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमें इतिहास को ऐसे बनाना है, हम एक तरीका ये करना है कि हमें यहां से यहां तक विकास देखना है। जैसे मैं एक कह रहा हूं कि भारत में यूरोपीय लोग आए और अंग्रेजों ने विजय हासिल कर ली। एक कॉन्सेप्ट में दिमाग में क्या रखना है कि अंग्रेजों ने जो विजय हासिल की वो एक तो भारत पर की, दूसरे अपने प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों पर भी की। तो हम एक हिस्सा केवल रखेंगे कि यूरोपीय व्यापारियों से उसने कैसे जीता, पुर्तगालियों को कैसे हराया या पुर्तगालियों को हराया, डच वालों को हराया, फ्रांस वालों को हराया, और अंत में मोटे तौर पर यहां सबसे बड़ी सत्ता बन गए। इतना ही एक हिस्सा समझना है हमें। स्वालीहोल की लड़ाई, बेदारा की लड़ाई और कर्नाटक के 3 युद्धों के विषय में थोड़ा सा जानना है। हमारा वो मामला क्लियर हो जाएगा। हम यह समझ जाएंगे कि अन्य यूरोपीय शक्तियों पर अंग्रेजों ने विजय कैसे हासिल की। फिर भारतीयों की तरफ दिमाग लगाएंगे कि भाई छोटे छोटे ये टुकड़े थे, अब वो मुगल साम्राज्य जैसी बड़ी शक्ति नहीं थी, तो उस बड़े को कंट्रोल करने की जगह पर छोटों को कंट्रोल करने की उसने रणनीति अपनाई, और किस तरह से एक को दूसरे के खिलाफ भी खड़ा किया, और किस तरह से एक ही झटके में जीत लेने के बाद भी वो समूचा का समूचा राज्य एक झटके में नहीं खा रहा था, धीरे धीरे खाना शुरू किया। तो दूसरा हिस्सा इसको देखेंगे और कॉन्सेप्चुअली क्लियर होंगे और इसको सामान्य भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान रखें कि आपको सिविल सर्वेंट बनने हैं तो एक मोटे तौर पर आपका साबका वह सामान्य जनता से पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल का अर्थ यह होता है लिखने में कि आप यह मानकर चलें कि सामने कौन से प्रोफेसर और डॉक्टर हैं वो चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं।
आप यह सोचें कि मुझे अपनी बात, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी किसको कहेंगे? लिखने में, कि आप जो बातें लिख रहे हैं वह सामान्य व्यक्ति को भी अगर समझा दें तो अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। और अंडरस्टैंडिंग किसको कहेंगे? जिसको आप कम्युनिकेट करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग यह है कि वह किसी चीज की आपकी वह समझ जिसे आप सामान्य लोगों तक भी संप्रेषित कर सकें, उसे भी समझा सकें, तो वह अंडरस्टैंडिंग आपकी है उस चीज पर। बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, ज्ञानी लोगों को आप समझाने जाएंगे वो तो समझ ही रहे हैं। आपने अगर सामान्य लोगों, यानी आपकी भाषा में यह ध्यान रखें कि आप कुछ चीजें पढ़ें। कुछ चीजों में मैं बार बार कहूंगा कि एक आदत डालें, आप जिस भी माध्यम से परीक्षा देते हैं उस माध्यम के कुछ लिटरेचर पढ़ें, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम से दे रहा हूं, हिंदी माध्यम से दे रहा हूं। लिटरेचर क्या करता है कि थोड़ा बहुत आपको कहने और फिर उसे लिखने, उसकी समझ आपके अंदर पैदा करता है। तो यह परीक्षा लिखकर ही पास की जा सकती है, बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है। वह रील्स और शॉर्ट्स देखकर आप पास नहीं कर पाएंगे, वो हमारी भी। आप पास तब करेंगे जो सबसे बुनियादी बात है कि आप लिख पाए चीजों को समझकर। ने कहा यूपीएससी ने जनरल स्टडीज के सिलेबस में लिख दिया है कि रादर देन नॉलेज कम्युनिकेशन स्किल पर जोर है। आपको 1 साल का सिलेबस से पहले से दिया हुआ, अगर एक अटेम्प्ट की बात करें तो ये तो हर कोई जानता है, समझता है कि आपको उस सिलेबस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन उस सिलेबस से जो बनाया गया क्वेश्चन है उसको आप लिखते हैं तो वह अंडरस्टैंडिंग है। तो एक तो आप वह लिखने की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, दूसरा आप अपनी तरफ से प्रश्नों का निर्माण करें। आप जब उत्तर लिखने की शुरुआत करने लगते हैं, जब आपने 10, 20, 50 उत्तर लिखे, 10 भी लिखे, 15 भी लिखे, तो आप उसी टॉपिक में अपनी तरफ से प्रश्न बनाने की कोशिश करें। आप अगर असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी गांधी जी के आंदोलन पढ़ रहे हैं तो यह भी देखें कि मुख्य केंद्रीय आंदोलन के साथ साथ यह जो प्रवृत्ति चल रही थी इसको हम क्वेश्चन के तौर पर कैसे फ्रेम कर सकते हैं। आप उसी टॉपिक पर अपनी तरफ से अपनी समझ से क्वेश्चन बनाएं। जब आप क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो इसका अर्थ है कि आप परिपूर्ण हैं आंसर लिखने में। तीसरी बात यह दिमाग में रखेंगे, आप किसी भी भाषा में लिख रहे हो, चाहे अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में, एक सामान्य समझ की बात होती है कि आप जिस भाषा में लिखें उसमें सही और शुद्ध लिखेंगे। वाक्य विन्यास वगैरह, आपके सेंटेंस फ्रेमिंग वगैरह वह ठीक होने चाहिए। आसान भाषा में लिखें, भाषा को बहुत साहित्यिक बनाने की जरूरत नहीं है, आसान भाषा में लिखें। और जिस विषय को लिखें उस विषय के अनुरूप थोड़ी बहुत भाषा हो। आप भूगोल को हिंदी लिटरेचर की भाषा से नहीं लिख सकते और आप अर्थशास्त्र को संस्कृत वाली परंपरा की भाषा से नहीं लिखेंगे। कहने करते कि उस भाषा की कुछ शब्दावली है, उस विषय की कुछ शब्दावली है, उसको एडेप्ट करेंगे और तब अपनी बात कहेंगे। तो कुल जमा बात इतनी कि सबसे बुनियादी शर्त है लिखना सीखना। और उस लिखना सीखना को जब आप सीख लेते हैं तभी आप यह उम्मीद करें कि आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर पाएंगे। शेष हम लोग लिखें कैसे, उसकी क्या जरूरतें हैं, कैसे उसे डेवलप करें, इस पर हम लोग अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे। आज केवल इसी बुनियादी बात को कहना मेरा मकसद था। थैंक यू।